आज का जो लेक्चर है वो हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम का अगला लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर का। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हमने पढ़ा कि क्या होता है, वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। वो होता है के इक्विलिब्रियम, अगर हम बात करें तो होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, या मतलब रेट को हटा के हम बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। रेट कांस्टेंट अपॉन फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके फैक्टर अफेक्टिंग मतलब हम क्या चीज़, अगर हम कंसंट्रेशन अगर मैं बढ़ा दूं क्या होगा, मैं घटा दूं क्या होगा, मैं अगर टेम्परेचर को आगे पीछे कर दूं उससे क्या होगा। अलग अलग ऐसे फैक्टर्स की हेल्प से हमें पता करना है कि इसके इक्विलिब्रियम में क्या अंतर आएगा। ठीक है, हमें ये जानना है। अगर मैं इसमें कैटलिस्ट डाल दूं तो क्या अंतर आएगा, क्या और कुछ अगर करूँ तो मैं क्या मेरे को देखने को मिलेगा। तो इस आज के इस लेक्चर में हमें ये पढ़ना है और मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर हो सकता है, क्योंकि ये सवाल आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है इस बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सबसे पहले आते हैं हम नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नेचर अगर आपको याद हो, क्लास सेमेस्टर सेकंड केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में भी यहाँ आता था फैक्टर अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट, वहाँ भी यही सारी चीजें लिखी जाती है जो हम यहाँ लिखने वाले हैं, और वो सेम उसी तरीके से चलेगा। तो बोला है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का नेचर कैसा होना चाहिए। देखो सबसे पहले इक्विलिब्रियम डिपेंड करती है नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर। क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि देखो हमें पता है जो के इक्विलिब्रियम होता है वो बराबर होता है के फॉरवर्ड के और के बैकवर्ड के। ठीक है, और ये चीजें तो हमारी रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, ये तो हमें पता है। ये रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है और ये हमारे प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करते हैं। अगर ये डिपेंड करते हैं तो ये भी ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें फाउंडेशन दिख जाएगी। क्योंकि अगर इनमें चेंज आएगा तो इस पर भी चेंज आएगा ही। अब समझना, तो वैल्यू होती है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होता है, डिपेंड करती है नेचर ऑफ प्रोडक्ट में इस तरीके से। जैसे ध्यान से सुनना, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम लिखेंगे चाहे तो वैल्यू ऑफ द value of equilibrium constant depends upon the nature of reactant and product। क्यों डिपेंड करती है, इसका सबसे बड़ा खास बात अगर मैं दिखाऊं तो इससे हो सकता है। हमें पता नहीं के इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये तो होता है। अब खुद बताओ, ये इसमें पूरा डिपेंड करेगा। अगर मैं मान लेता हूँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियसली के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियसली के इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो तुम्हें दिख रहा है कि वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं इन चीजों में, राइट। तो अगर मैं जैसे एक एग्जाम्पल दिखाऊँ तो फॉर एग्जाम्पल दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि इसको ऐसे कैसे समझाओगे यार, तुम ऐसे थोड़ी बताओगे कि यार ये बड़े एग्जाम्पल दिखाओ। मान लो मैं क्या एक रिएक्शन ले रहा हूँ, N2 प्लस O2 मिलके बनाते हैं NO2। N2 प्लस O2 जो है वो मिलके बनाते हैं क्या, NO2 बनाते हैं, क्या 2NO बनाते हैं। N2 और O2 में 2NO नाइट्रस ऑक्साइड बनेंगे ना। अगर मैं N2 को और O2 को अगर मैं इक्वल अमाउंट में डालता हूँ तो वो बनाते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अगर मैं के इक्विलिब्रियम के लिए निकालूं तो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड e पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन O2, ये आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, मैं थोड़ा सा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बदल दूँ, मान लो N2 लूँ, लेकिन इस बार मैं जब O2 लूंगा, क्या लूंगा O2 का अमाउंट ट्वाइस कर दूँ, O2 का अमाउंट क्या कर दूँ, ट्वाइस कर दूँ। मान लो मैंने कितना लिया, मैंने 3 मोल लिए। पहली कंडीशन में मैंने 3 मोल N2 के लिए थे और 3 ही मोल किसके लिए थे, O2 के लिए थे। दोनों के मोल क्या थे, बराबर थे। जनरल बता रहा हूँ, या तो 1 मोल है, बट मैं जनरल रिएक्शन के लिए बता रहा हूँ। लेकिन अब अगर मैं दूसरी पार्ट में क्या कर दूँ कि मैं 3 मोल ले लूँ N2 के और इससे दुगना 6 मोल ले लूँ O2 के, तब रिएक्शन में क्या होगा। अब रिएक्टेंट बदल चुका है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैंने बदल दिया, नेचर बदल चुका है। तो अब ये रिएक्शन बदल के अब होगा कुछ नहीं, जो प्रोडक्ट होगा इधर बना था नाइट्रस ऑक्साइड और इधर बनेगा NO2 गैस, NO2 इधर बन जाएगा NO2। इधर बना था NO नाइट्रस ऑक्साइड और इधर बन जाएगा NO2।
अब खुद देखो बैलेंस अगर तुम्हें करना है तो ऑक्सीजन जो है तो इधर ठीक है, बैलेंस हो चुका है। अब ध्यान से देखना, ध्यान रखना, इसके लिए अगर मैं के इक्विलिब्रियम की वैल्यू डालूं तो क्या आ जाएगी, NO2 की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 2। चल बाहर जाइए, NO2 की पावर 2 को तो छोड़ो, यहाँ देखो ये यहाँ O2 की पावर 1 है और यहाँ O2 की पावर 2 है, वैल्यू अलग आएगी नहीं आएगी? और अगर वैल्यू अलग आएगी तो ऑब्वियसली के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बदल जाएगी। देखो हमने रिएक्टेंट तो दोनों में सेम नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन पहली रिएक्शन में भी है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन इस रिएक्शन में भी है। सिर्फ दिक्कत आई है कि मैंने ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन थोड़ा बदल दिया, उसके नंबर ऑफ मोल्स बदल दिए। पहले में मैंने सिंगल मोल लिया था, यहाँ मैंने डबल ले लिया उस मोल का। तो जैसे मैंने रिएक्टेंट का नेचर बदला वैसे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बदल जाएगा। तो इस तरीके से दिखा सकते हो कि इस अगर मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया और इक्वेशन 2 बोल दिया तो तुम दिखा सकते हो कि जो इक्वेशन 1 में जो वैल्यू आ रही है वो अलग आ रही है किसके कंपैरिजन में, इक्वेशन 2 के कंपैरिजन। ठीक है, एक्चुअल में तो ये गैसियस रिएक्शन होती है, इनको तुम प्रेशर की मोल पे भी दिखा सकते हो। तो देखो अगर मैं इसे प्रेशर के तरीके में दिखाऊं, ठीक है, दोनों को चलो अगर मैं प्रेशर के टर्म पे दिखाता हूँ, क्योंकि ये गैसियस रिएक्शन ना, N2 गैस होती है, O2 गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ क्या होगा, Kp कितना आएगा, Kp आ जाएगा प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ O2 ये आएगा। और अगर मैं थोड़ा सा बदल दूं उसको 2O2 कर दूं, कंसंट्रेशन बदल दूं, यहाँ बन जाएगा NO2 कैसे बन जाएगी। अब इसके लिए Kp की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर और प्रेशर ऑफ N2 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होगा सिंगल है, प्रेशर ऑफ O2 का स्क्वायर। अब खुद तुम्हें साफ समझ आ रहा है कि प्रेशर ऑफ O2 का स्क्वायर है तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो ऑब्वियसली Kp की वैल्यू भी बदलेगी, चेंज होगी। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट को देखते हुए Kp की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तुमने एग्जांपल के दिखा दिया, तुमने बोल दिया कि रिएक्टेंट में डिपेंड करेगा, इस तरीके से होगी। तो पहला फैक्टर अफेक्टिंग तो हमें मिल चुका है, क्या है वो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का अगर मैं नेचर बताता हूँ तो मेरी Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू बदल जाती है, जो कि साफ दिख रहा है इस पॉइंट में। ठीक है, अगला आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं रिएक्शन में टेम्परेचर अगर बदलता हूँ, ठीक है, अगर मैं रिएक्शन में टेम्परेचर अगर बदल देता हूँ, नंबर 2 इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर बदल देता हूँ, वैसे तो मैं ये चीज दोबारा पढ़नी है नीचे स्टीरियर प्रिंसिपल में, उसमें तो ये बता देता है कि अगर मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बदल रहा हूँ तो इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आ रहा है, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या चेंज आ रहा है। अगर कोई और पूछे कि इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आएगा तब तुम जाओगे नीचे स्टीरियर प्रिंसिपल में कि इक्विलिब्रियम आगे को जाएगा पीछे को जाएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अब अगला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट आता है, देखो हमने पढ़ा है कोलिजन थ्योरी पढ़ी है, राइट। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, कोलिजन थ्योरी कहती है कि अगर तुम नॉर्मल रिएक्शन के लिए अगर तुम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कोलिजन बढ़ते हैं, क्योंकि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उसको एनर्जी होगी तो उसकी एनर्जी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जिसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो मॉलिक्यूल बहुत तेजी से वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से वो टकराना स्टार्ट करेंगे। अगर वो टकराना स्टार्ट करेंगे तो कोलिजन उसकी कहते हैं, जितनी ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा प्रोडक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो नॉर्मल रिएक्शन देखो, नॉर्मल रिएक्शन में तो टेम्परेचर बढ़ा के डायरेक्टली क्या होता है, हमारा रिएक्शन बढ़ता है। लेकिन अब सवाल आता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, क्या इक्विलिब्रियम की कंडीशन में भी हम नॉर्मल वाले कंडीशन वाला रूल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो बेटा होता है ऐसा है, ध्यान देना, जो Kf की वैल्यू होती है हमें पता है ना, सिंस ऐसे लिखते हैं, देखो हम क्या लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ, हम ये लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तो कोलिजन थ्योरी कहती है, द वैल्यू ऑफ, हमने पढ़ा है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिमेन्स कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये तो बात हमने पढ़ रखी है कि जो वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो कांस्टेंट रहती है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रहती है। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, रिएक्शन में दो चीज होती है, इफ वी चेंज द टेम्परेचर, इफ वी चेंज द टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को बदलना चाहूँ तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। रिएक्शन है, मान लो A प्लस बी, इक्विलिब्रियम में C प्लस डी में, तो अगर मैं मान लेता हूँ चलो C में, ऐसे रिएक्शन आते हैं। अब ध्यान दो, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान रख टेम्परेचर बढ़ा के हो क्या रहा है, ए और बी कोलिजन ज्यादा हो रहा है, ए और बी का कोलिजन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कोलिजन। ए और बी का कोलिजन ज्यादा मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी, Kf की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ तो कोलिजन का कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो सिंगल मॉलिक्यूल है। तो अगर यहाँ सिंगल मॉलिक्यूल, यहाँ टेम्परेचर बढ़ा के उतना फायदा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ थोड़ी कोलिजन है, यहाँ तो इसको टूटना है, कोलाइड थोड़ी करना है।
तो ऑब्वियसली के बी की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो के इक्विलिब्रियम क्या होता है, के इक्विलिब्रियम होता है के एफ अपॉन के बी। के एफ की वैल्यू थोड़ी बढ़ी है, के बी की वैल्यू नहीं बढ़ी है, ओवरऑल देखें तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोई रिएक्शन ऐसी है कि ए इक्विलिब्रियम में है, बी और सी में टूट रहे हैं, अब यहाँ ध्यान दें, अगर मैं यहाँ टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा कहाँ है, इधर, तो कोलिजन ज्यादा कहाँ होगा टेम्परेचर बढ़ाने का, इधर, इधर ज्यादा कोलिजन, मतलब ये वाली रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड करेगी, तो इस बार के बी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब इधर साइड तो कोई नंबर ऑफ मोल्स है नहीं, यहाँ तो किसको टकराना है, तो यहाँ सिंगल मॉलिक्यूल है, तो अभी इधर को जाने वाली के एफ की वैल्यू ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो अब इसके लिए देखें तो के इक्विलिब्रियम क्या होता है, के एफ अपॉन के बी। अब इसमें के बी बढ़ रहा है, के एफ नॉर्मल है, तो के इक्विलिब्रियम घट जाएगा। तो तुम्हें क्या दिखना है, ये रिएक्शन बाय रिएक्शन डिपेंड कर रहा है कि के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा या घटेगा। तुम्हें ये नहीं देखना है के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा नहीं घटेगा, तुम्हें खाली फैक्टर अफेक्टिंग, क्या ये अफेक्ट कर रहा है, तो सवाल है हाँ, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो के एफ और के बी की वैल्यू बढ़ चेंज हो रही है, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बदलेगा, तो उसके साथ साथ रेट कांस्टेंट भी बदलेगा। अगर ये बदलेगा तो के किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें, इस जो हमने इतना बोला है हमारे, इसे हमारे को लिखना है, तो हम लिख सकते हैं इफ वी चेंज द टेम्परेचर it change the value of kf and kb। kf और kb की वैल्यू बदलेगा ना, फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट को बदलेगा, बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट को बदलेगा, कौन, सिंस kf अपॉन kb इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, जो kf अपॉन kb इक्वल टू के इक्विलिब्रियम होते हैं, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम ऑल्सो चेंज। सिंपल बात हमने लिख दी कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम भी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि के एफ और के भी चेंज होंगे। हमने पढ़ा है ना रेट लॉ में, हमने जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी थी तो हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है, तो के इक्विलिब्रियम क्या है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, ये दोनों बदलेंगे तो वो भी तो बदलेगा। तो इसलिए सिंपल बोला इफ वी चेंज द टेम्परेचर, अगर ऐसे देखो सिंपल, इफ वी चेंज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम आल्सो चेंज। सिंपल ये सिंपल, तुम्हें इतना थोड़ी पता नहीं कि कितना चेंज करेगा, तुम्हें बस फैक्टर तुम्हें थोड़ी पता है कि कितना चेंज करेगा, तुम्हें अफेक्ट, क्या ये फैक्टर से अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिर्फ इतना ही बताना है। नंबर 3 जो आता है, ये बड़ा खतरनाक है, वैसे इसको हम ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो नंबर 3, अब क्योंकि नंबर अगर ज़्यादा मार्क्स में आ जाएगा तो भरना ही तो है, तो कॉपी, तो हम ले सकते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रिएक्शन को लिखने का तरीका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मान लो मैंने रिएक्शन है से ये देखो N2 प्लस CH2, ये इक्विलिब्रियम में है 2NH3 के साथ, ये मेरी एक रिएक्शन है, बात उससे बड़ी इंपॉर्टेंट, तुम इक्विलिब्रियम पढ़ोगे इस रिएक्शन को तो पढ़ोगे, ठीक है। अगर मैं इसके लिए के इक्विलिब्रियम निकालूं तो क्या देगा, के इक्विलिब्रियम इसके लिए आ जाएगा NH3 की कंसंट्रेशन की पावर 2 में अपॉन N2 की कंसंट्रेशन और H2 की कंसंट्रेशन की पावर 3, ठीक है। अब देखना, इफ वी डिवाइड द एंटायर रिएक्शन बाई 2, अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को क्या करता हूँ 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, हाफ N2 प्लस 3/2 H2 इक्विलिब्रियम में किसके साथ, NH3 के साथ, 2 से 2 कर दिया। तो अब रिएक्शन हो चुकी है ये। अब इस रिएक्शन के लिए अगर मैं के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालूंगा तो कितने आएंगी, NH3 की पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ N2 की पावर हाफ, जो कि रूट चलेगा और छोटी वैल्यू आ गई, और कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3/2। अब खुद देखो, पहली बात तो देखो तुम्हें अंतर कितना दिख रहा है, NH3 की पावर 2 थी, मतलब अगर कुछ भी मतलब NH3 जितनी वैल्यू की उसका स्क्वायर करना था, यहाँ स्क्वायर करना है नहीं करना है, वैसे घट गया। N2 यहाँ पे नॉर्मल था, मान लो N2 था 4, यहाँ N2 की पावर हाफ, ये सीधा डायरेक्ट हो जाएगा 2, घट गया नहीं घट गया। AH2 का तो क्यूब करना था इधर, मान लो यहाँ पे H2 कितना था, 9 था, तो कितना आ जाएगा, क्यूब करो, 9 का 27 इंटू 9 आ जाएगा, 27 इंटू 9 आएगा, बट अगर यहाँ 3/2 करना है तो और घट गया नहीं घट गया, तो ऑब्वियसली ये तो आ जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है, 27 आएगा इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू आएगी 27 इंटू 2, मतलब 27 इंटू 3, देख लो कितना अंतर आने है। तो सिर्फ रिएक्शन की जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, इससे ही तुम्हारी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में फर्क पड़ेगा। अब लोग बोलते हैं क्या सर, इसको यहाँ पे भी तो सेम ही बात करी तुमने, हमने आइंस्टाइन के क्वेश्चन को तो बोला, हमने डिवाइड नहीं किया ना,
क्या हो रहा है तुम्हें, फर्क क्या पड़ रहा है, तुम बड़ा ही तो हो, नंबर ही तो ज़्यादा मिलेंगे। लिख दो एक और बात, सिंपल चीज़। वैसे तो इसका और इसका कोई अलग बात नहीं, ये दोनों सेम ही है, पर लिखने का तरीका अलग है। यहाँ मैंने बोला कि मैंने रिएक्टेंट बोला, देखो दिक्कत क्या है ना, यहाँ मेरा प्रोडक्ट भी चेंज हुआ है, यहाँ नाइट्रस गैस है, NO2 गैस है, और यहाँ लेकिन मेरा प्रोडक्ट चेंज नहीं हुआ है, बन वही रहा है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। ठीक है, अब इसी लिखने का तरीके में चैप्टर 4 में आएगा। ठीक है, तो तुम इसको अगर तुम सम अप करके लिखोगे तो बोलोगे ऑन चेंजिंग स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट द वैल्यू ऑफ, क्या कह सकते हैं, चेंजिंग स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट द वैल्यू ऑफ क्या के इक्विलिब्रियम इज आल्सो चेंज। तो मैं साफ दिख रहा है क्या चेंज हो रही है, ये देखो यहाँ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अलग आ रही है, यहाँ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अलग आ रही है, आज नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया। चौथा फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो करता है लिखने का तरीका। देखना, फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन, फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का फॉर्मेट भी बहुत डिपेंड करता है, ध्यान। इसी हैबार प्रोसेस को देखो, मैंने देखो मैंने क्या किया, मैंने रिएक्शन को ऐसे लिखा, क्या N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम में 2NH3 के साथ। इसके लिए के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आएगी NH3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, N2 की कंसंट्रेशन और H2 की कंसंट्रेशन का क्यूब। ये तो अब तुम्हें आदत हो गई नहीं हो गई है, ठीक है। अब मैं करता हूँ, लेट राइट द अबव इक्वेशन रिवर्सिबल। ध्यान से सुनना, तुम a + b c भी बन रहा है और c a भी बन रहा है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 2NH3 टूट के N2 और 3H2 बन रहा है, साथ साथ 3N2 और 3H2 मिलके 2H3 बन रहे हैं। इक्विलिब्रियम में तुम a + a = b लिखो या b = c लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम नॉर्मल रिएक्शन में लिख सकते हैं, तुम ऐसे लिख सकते a + b अगर c बन रहा है, तुम ऐसे नहीं कह सकते, ये नहीं लिख सकते, ये तरीका सही नहीं होता। ये क्या है, ये क्या है ये, बट हो क्या रहा है, इक्विलिब्रियम में तो तुम यहाँ से यहाँ भी जा रहे हो, वहाँ से वहाँ भी आ रहे हो, तो इसमें तुम ऐसे ही लिख सकते हो ना। अब अगर मैं इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लूंगा तो इसमें KQ डैश बोलूंगा, तो ये क्या आ जाएगी, अब प्रोडक्ट मेरे ये आ चुके हैं, यहाँ प्रोडक्ट ये था, अब ये आ चुके हैं मेरे प्रोडक्ट, तो क्या आएगा N2 H2 का क्यूब अपॉन NH3 अब का स्क्वायर। अब खुद देखो वैल्यू अलग आएगी नहीं आएगी, तुम्हें साफ दिख रहा है वैल्यू अलग आएगी नहीं आएगी। अगर ये मान लो 5 आए तो ये 1/5 आएगी, 10 आएगी 1/10 आएगी, 2/3 आई तो 3/2 आएगी, बदलेगी। तो ऑन चीज देख सकते हो, इसको समझ करते, ऑन चेंजिंग द इक्वेशन फॉर्मेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज आल्सो चेंज्ड। अब एग्जांपल देखे ना, तुम दिखा रहे हो कि भाई वो चेंज हो रहा है, पहचान में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो एक और आता है आपकी पांचवा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन एक काम, अगर इसकी स्क्रीनशॉट खींचते तो खींच लो, इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की, ठीक है। पांचवा आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ये बड़ा था, वैसे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कैटलिस्ट का केक्यूएम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नंबर 5, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब मुझे एक बात बताओ, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट करता क्या है, क्या था कैटलिस्ट, कैटलिस्ट करता है रेट बढ़ाता है। कैटलिस्ट किसी रिएक्शन का रेट बढ़ाता है, मतलब अगर कोई तुम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट 1 घंटे में पहुंच रहे हो तो आधे घंटे में पहुंच जाओगे, राइट। लेकिन ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम में ना अगर तुम कैटलिस्ट डालते हो तो रेट ऑफ फॉरवर्ड को भी बढ़ाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड को भी बढ़ाएगा। मतलब अगर तुम 1 घंटे में रेट, मतलब जिस स्पीड से तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो उसी स्पीड से यहाँ से वापस भी आ जाओगे। तो पॉइंट पड़ता है ना कि कैटलिस्ट को तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होगा, तुम्हें कोई इक्विलिब्रियम 1 घंटे बाद अटेन हो रहा है, वो आधे घंटे बाद अटेन हो जाएगा, सिंपल चीज होगी, कोई और फर्क नहीं पड़ना है। तो कैटलिस्ट डाल के तुम्हारा कोई भी चेंज नहीं आता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। जितने में अंतर आता है कि तुम कहाँ किस तरफ को ज्यादा आ रहे हो। तो सिंपल लिख दो, द वैल्यू ऑफ, सिंपल लिख दो, द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम इज डज नॉट चेंज, it does not depends on the catalytic effect of
कैटालिटिक इफेक्ट ऑफ the value of K equilibrium does not depend on the catalytic effect of the catalyst. हाँ तो सिंपल सी पहले जो हमसे बताया था हमने बता दिया, क्योंकि बिकॉज इट catalyst increase the rate of forward reaction and as well as बैकवर्ड रेट बढ़ाता है किसका, फॉरवर्ड का भी और साथ ही साथ बैकवर्ड का भी। बस तुम्हें इक्विलिब्रियम थोड़ा सा जल्दी अटेन हो जाता है और थोड़ा जल्दी अटेन हो जाता है और ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ठीक है, चलो एक और लिख देते नंबर 6 भरी देते इसको, एक और लिख देते नंबर 6 रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। हमने इतनी सब चीज बात करी लेकिन एक्चुअल में जो के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूले में हमने उसकी तो बात ही नहीं करी। क्या होता है के इक्विलिब्रियम, सिंपल ना, क्या होता है के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम होता है KF अपॉन KB। तुम खुद बताओ इफ KB की KF की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ KF की वैल्यू बढ़ेगी, तो जैसे KF की वैल्यू देखो KQ और KF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो KQ की वैल्यू भी बढ़ेगी एंड देन वैल्यू ऑफ KEQ इज इंक्रीज्ड, KQ वैल्यू भी बढ़ेगी। और अगर मैं इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ K बैकवर्ड, अगर मैं KB की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली ये इन्वर्स हो सकता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो देन वैल्यू ऑफ K इक्विलिब्रियम इज डिक्रीज, K इक्विलिब्रियम वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो बस ये दो लास्ट एक आखिरी का बचा था। तो इन 6 चीजों में हमारे रिफ्रैक्टिव रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है। कौन सा था, कंसंट्रेशन, कि अगर तुम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली ये K इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ऑब्वियसली के इक्वल की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है टेम्परेचर बढ़ाने से KF KB की वैल्यू बढ़ती है, अगर ये बढ़ेगी तो ऑब्वियसली के इक्वल की वैल्यू बढ़ेगी। तीसरा स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब लिखने के तरीका, अगर हम रिएक्शन को डिवाइड कर दूं तो ऑब्वियसली KF की वैल्यू बढ़ेगी। चौथा फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन, देखो फॉर्मेट इक्वेशन का फॉर्मूला, क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन ए से इधर भी जाती है इधर से इधर भी जाती है, तो मैं इसको वैल्यू को इसको वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क क्या पड़ जाएगा के इक्विलिब्रियम में बदलेगा। 5वें आती है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि कैटलिस्ट क्या आता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ाएगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड भी बढ़ा देगा, और आखिर आता है रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन। देखो अगर ये बढ़ेगा तो डायरेक्टली सामने सामने तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, तो इसका भी श्योर कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लग रहा है इस बार एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे लीच एस्टीरिया प्रिंसिपल, और आज के लेक्चर में मिलता है। जय हिंद जय भारत।